भूले भटके लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, और इसके अंतर्गत हमने एक क्लास ले ली है और दो और क्लास लेंगे, एक ये और एक और। 3 क्लासों में राजस्थान के अपने 25-26 की जो भी आर्थिक समीक्षा है उसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअली पढ़ ही रहे हैं, तो आपके लिए बहुत तगड़ा होगा अगर आप ये पढ़ लें। और आर्थिक समीक्षा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी है, कुछ है भी नहीं इसमें खास। मुझे लगता है इजी टॉपिक है, कुछ को लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है ना। तो नेगेटिव माइंडसेट तो है ही नहीं अपना। सो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम प्रमुख रूप से इको सर्वे में अपना कृषि व्यवस्था, कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें आगे प्रमुख योजनाओं के साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, वैसे तो हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, तब उस टाइम उस क्लास में ये चीज़ें हमने कवर करी थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ने में क्या जोर आता है। और चलिए फिर मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में पढ़ते हैं। इस योजना को प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 कृषि आपके जलवायु खंडों में, यूँ तो आपको पता है कि राजस्थान में 10 आपके कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट आपके 1 to 3, सेकेंड 1 to, थर्ड 1 to मतलब ए बी है, ठीक है ना। फोर्थ ए बी और फिफ्थ, तो 5 ये हो गए, और इसमें सब का मिलाकर अपने 10 जलवायु खंड हो गए, ठीक है ना। और लेकिन ये जो पायलट प्रोजेक्ट है आपका, ये पायलट प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये 3 कृषि जलवायु खंडों में, एक तो कोटा वाला, भीलवाड़ा व उदयपुर में क्रियान्वित किया गया था। कौन से में, कोटा वाले में, भीलवाड़ा वाले में और उदयपुर वाले में। 2018-19 में राज्य के सभी 10 आपके जलवायु खंडों को जलवायु खंडों में इसे क्रियान्वित कर दिया गया था। तो वर्तमान में 2018-19 से ये 10 आपके कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री जो बीज स्वावलंबन योजना है, इसका अपने उद्देश्य के बारे में बात करें तो किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। किसको, किसानों को, फार्मर्स को, बीज उत्पादन में, किसमें, बीज उत्पादन में। और स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। नाम से पता चल रहा है बीज स्वावलंबन। अगर स्वावलंबन की हिंदी अर्थ को समझेंगे, स्व प्लस आलंबन, आलंबन यानी कि खुद पर निर्भर रहना, एक स्तंभ, ठीक है ना। इस हिसाब से देखिएगा, स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर आपको पता है कितना वर्ड चल रहा है, ठीक है। गेहूं है, जौ है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, चना है, ज्वार है, सोयाबीन है, सरसों है कि फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की पुरानी किस्मों का उत्पादन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो, गेहूं, जौ, मूंग, मोठ, उड़द, चना और ज्वार, सोयाबीन है, साथ में सरसों है, फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की पुरानी किस्मों का अपने उत्पादन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। 10 वर्ष से कम अवधि की अपनी पुरानी किस्में उनका उत्पादन करना है, और कौन कौन से ये हमने देखे हैं, ठीक है। तो बस ये योजना इतनी है, बस आपको इतने याद रखना है ये किससे रिलेटेड है। और 2018-19 से 10 आपकी जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। शुरू में 3 जलवायु खंडों में विभाजित आपको चल रही थी। अब हम देखेंगे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। देखिएगा उद्देश्य क्या है इस योजना का। तो इस योजना का अगर हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने और किसानों को जैविक उर्वरक और जैविक खाद हैं, नैनो उर्वरक हैं, इनके उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आपके गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना आई। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझो तो आपके रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए और किसानों को जैविक उर्वरक और जैविक खाद, नैनो उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये इसका उद्देश्य था। ये योजना इसलिए आपके लेके आई गई। अनुदान के बारे में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को, प्रत्येक आपके ब्लॉक से 50 किसानों को पशु अपशिष्ट का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन हेतु अधिकतर 10,000 रुपये के आपके 10,000 रुपये का अनुदान देय होगा। तो ये योजना आपके गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना क्या है कि किसानों को नैनो उर्वरक हैं, जैविक खाद हैं, जैविक उर्वरक हैं, इसके आपके उपयोग के लिए प्रोत्साहन करना है।
प्रत्येक जो ब्लॉक हैं इस ब्लॉक से 50 किसानों को पशु अपशिष्ट उपयोग करके, पशु का जो अपशिष्ट गोबर वगैरह होता है उसका उपयोग करके अपने वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दे होगा। नमो ड्रोन दीदी योजना, तो स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना के तहत भारत सरकार के स्वयं सहायता समूह को अपने 1070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए अतिरिक्त 3% ब्याज आपके अनुदान प्रदान करेगी। 1070 कृषि ड्रोन है और उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए आपके 3% आपके ब्याज अनुदान दे होगा। और ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव से उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक और प्रभावी उपयोग किया जाएगा। वेस्टेज आपको पता है होता है कि छिड़काव किए जाने समय जोखिम भी होता है और सही तरह से छिड़काव भी नहीं हो पाता है। तो नैनो यूरिया और आपके जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव एकदम सही तरीके से हो, सटीक तरीके से हो, प्रभावी उपयोग से सुनिश्चित हो, इसके लिए ड्रोन का उपयोग आपके किया जा रहा है खेती में। और ड्रोन का आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से क्रेज़ पूरा वर्ल्ड वाइड हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे फार्मिंग का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। ठीक है, यह पहल परंपरागत कृषि पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कृषि के आपके नवाचारों को बढ़ावा देना है। तो इसमें जो अपने परंपरागत कृषि चली आ रही है, पहले से जो कृषि चलाई आ रही है उन पद्धतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनको अपनी न्यूली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन टेक्नोलॉजी से जोड़कर इसको और भी उन्नत किया जा सके, नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए नमो ड्रोन दीदी योजना है और ये आपके स्वयं सहायता समूहों की सहायता से ये चल रही है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत 1070 ड्रोन है। ठीक है, और 3% का आपके अनुदान है इसके वाहन क्रय करने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण आपके मिशन NFSM, जब हम कृषि पढ़ रहे थे तो आपको पता है ना कि बाजरा के लिए कितने ज़िले हैं, कितने वगैरह, हर ज्वार के लिए और इतनी फसलों के लिए। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन गेहूं एवं दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मिशन आपका जो पोषण मिशन है इसका प्रारंभ देखें तो ये केंद्र से प्रवर्तित योजना है। इसका आपको प्रारंभ 2007-08 से हो गया था। 7-8 में ये अपनी प्रारंभ हो गई थी योजना। और गेहूं, चावल, दलहन फसलों के लिए ये प्रारंभ अपने हुई। उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना ताकि संपूर्ण भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि भारत में भरपेट सभी को खाना मिल सके, खाद्य सुरक्षा है उसकी, फूड से मतलब आपकी खाद्य की जो संरक्षण सबको खाना मिल सके। जैसे कि आपको ये 5 किलो के माध्यम से फूड मिलता है, प्रत्येक इंसान को आपके राशन कार्ड के माध्यम से 5-5 किलो अनाज मिलता है। ठीक है ना, तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए 5-5 किलो के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूँ है, चावल है और दलहन है, ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो। तो इनकी उत्पादकता है और उत्पादन है और उत्पादकता को बढ़ाना ताकि संपूर्ण भारत में क्या हो, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और अनुपात में देखिए तो वित्तीय पोषण में तो केंद्र का 60 और राज्य में आपके 40, तो 60:40 का रहेगा। और राजस्थान में इस योजना की केवल गेहूं और दलहन की फसलों के लिए लागू किया गया है। और राजस्थान में अपने गेहूं और दलहन के लिए फसलों के लिए लागू किया गया है। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान मोटे अनाज यानी कि मोटा अनाज जैसे कि मक्का है, जौ है और व्यावसायिक जो फसलें हैं जैसे कि कपास हुआ को भी इसको शामिल है, इसमें शामिल किया गया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें मक्का और जौ को जो मोटे अनाज हैं और व्यावसायिक फसल जिसमें कपास है इसको शामिल किया गया है इसमें। और 60-40 का रेशियो रहने वाला है। और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। 2007-08 से ये शुरू हुई थी गेहूं, चावल और दलहन की फसलों के लिए। देखो राजस्थान में जो अपनी NFSM फसलों की स्थिति है तो देखें तत्कालीन ज़िलों में तो गेहूं है, गेहूं के लिए आपके 7-8 से ये प्रारंभ कर दी गई थी, इस फसल को ऐड कर दिया था और 18 ज़िले इसमें शामिल हैं। ये ज़िले इंपॉर्टेंट हैं, गेहूं के लिए 18 ज़िले हैं। और दलहन इसको भी इसी समय शुरू कर दी गई तो दाल के अंतर्गत। तो दलहन में कौन सी दाल, और इसमें 2010-11 से सभी ज़िलों में लागू है। तो सभी ज़िले में अपने 10-11 से लागू है। 18 ज़िलों में क्या है, गेहूँ है।
मोटा अनाज में जैसे मक्का है तो मक्का 9 ज़िले में है, जौ हैं जौ आपके 9 ज़िलों में। 2014-15 से मोटा अनाज प्रारंभ किया गया था और मक्का और जौ इसमें ऐड है आपके 9 ज़िलों में, ये दोनों हैं। तो 18 सभी ज़िले, 9 और 9। कपास के बारे में बात करें तो 18 ज़िले हैं, कितने 18 हैं व्यावसायिक फसलें हैं कपास। और 2018-19 में आपके NFSM में न्यूट्री सीरियल प्रकार की फसलें जिसे जवार इसमें शामिल किया गया और 11 ज़िले में इसमें संचालन है। 11 ज़िलों में 11 ज़िलों में क्या जवार संचालित है आपके, 18 में कपास है, 9 ज़िलों में जौ है, 9 ज़िलों में आपके मक्का है और 18 ज़िलों में गेहूँ हैं। सभी ज़िलों में आपके दालें हैं। बाजरे के बारे में बात करें तो बाजरा 28 ज़िलों में, कितने 28 ज़िलों में बाजरा है, ठीक है। NFSM OS एंड OP वृक्ष जनित पौधे हैं, इसमें तिलहन फसलें हैं, सभी ज़िलों में ये आपके संचालित हैं। तो वृक्ष जनित आपके पौधे हैं जिसमें तिलहन फसलें हैं, सभी ज़िलों में ये संचालित हैं। दलहन आत्मनिर्भरता हेतु मिशन चलाए गए हैं। अब जो दलहन है, इस दलहन में जैसे कि मोटे दलहन के क्षेत्र में जैसे कि आपके चना वगैरह ये वाला सीन हुआ, तो ये वाले आपके आत्मनिर्भरता हेतु मिशन चलाए गए थे और ये मिशन आपके 2025-26 से 2030-31 यानी कि 6 वर्ष के लिए ये अवधि रहने वाली है। 2030-31 तक इसका लक्ष्य है कि दलहन के घरेलू उत्पाद को 350 लाख टन तक बढ़ाया जाए और खेती के क्षेत्र में 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाए। उपज को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। तो यानी कि दलहन में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक मिशन चालू किया गया है। इस मिशन में अपनी अवधि रहने वाली है 25-26 से लेकर 30-31 यानी कि 6 वर्ष की अवधि रहने वाली है और इस अवधि में अपने घरेलू उत्पाद को 350 लाख टन तक बढ़ाना है और खेती में आपके 310 हेक्टेयर तक बढ़ाना है और प्रति आपके जो हेक्टेयर है उसकी उपज आपके 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है, ठीक है ना। तो 1130 किलोग्राम यानी कि लगभग 11.3 क्विंटल आपके करना है, क्योंकि 100 में आपके 1 क्विंटल होता है तो 1130 किलोग्राम के प्रति हेक्टेयर यानी कि एवरेज मान के चलो कितना होता है एक हेक्टेयर में 2.73 ऐसा कुछ होता है ना, तो लगभग 3-4 की एवरेज दिलानी पड़ेगी। मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन 2018-19 से मोटे अनाजों को अंतर्गत मक्का और जौ को NFS में आपके शामिल किया गया और मक्का और जौ को आपको पता है कि 9 ज़िले इसमें शामिल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना मक्का और जौ 9 ज़िले, ठीक है। 2018-19 में आपसे मोटे अनाजों के अंतर्गत मक्का और जौ को शामिल किया गया था। पोषण अनाज श्री अन्न के हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, तो वर्ष 2018-19 में बाजरा और ज्वार को पोषण अनाज यानी कि न्यूट्री सीरियल श्रेणी में शामिल किया गया था। श्री अन्न है आपके पोषक अनाज को श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया। 18-19 से बाजरा और ज्वार को पोषक आपके अनाज न्यूट्री सीरियल श्रेणी में शामिल किया गया है। 20-21 में आपके ज्वार हेतु 11 ज़िले और बाजरा हेतु 28 ज़िले संचालित हैं। वाणिज्य फसलों में खाद्य सुरक्षा में देखें तो कपास है 25-26 में, कपास हेतु 18 ज़िले लागू हैं, कितने हैं 18 ज़िलों में लागू हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, अब देखिएगा हम NMNF, ठीक है, नेशनल आपके नेचुरल फार्मिंग के बारे में मिशन के बारे में हम बात करेंगे। तो यह एक केंद्रीय परियोजना है जिसमें राज्य के परंपरागत कृषि को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2025-26 में प्रारंभ किया गया है। अपने परंपरागत जो कृषि है इसको बढ़ावा देने हेतु 25-26 में इसको प्रारंभ किया गया है, किसे NMNF, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत राज्य में कुल आपके 2000 क्लस्टर केंद्र से आपके 1800 राज्य से 200 गठित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 2.5 लाख किसानों को आच्छादित करने हेतु 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो 2.5 लाख किसानों को आच्छादित करने हेतु 1 लाख हेक्टेयर में 2000 क्लस्टर प्रारंभ किए गए कि परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने हेतु 2025-26 में ये प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में बात करें तो 6 वर्ष के लिए इसी को भी प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ आपकी 11 अक्टूबर 2025 से ये प्रारंभ हुई है। 6 वर्ष के लिए इसका आपके संचालन किया जा रहा है। इस योजना में 11 मंत्रालयों और 36 विभागों को प्रमुख आपके योजनाओं को एकीकृत किया गया है। 11 मंत्रालय और 36 विभागों को प्रमुख आपके योजनाओं को एकीकृत किया गया है। तो 11 मंत्रालय 36 विभाग है। इस योजना के देश में आपके
100 अक्षांशीय कृषि जिलों के समग्र कृषि विकास हेतु गठित की गई हैं, जिसके अंतर्गत राज्य के चयनित जिले हैं जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है और बीकानेर, चूरू, नागौर है शामिल। तो आपके 100 आकांक्षी कृषि जिले हैं, उनको शामिल किया गया, विकास हेतु गठित किया गया। इसमें कौन कौन से जिले हैं तो देखिएगा, 11 मंत्रालय और 36 विभागों की इस योजना की कृत हैं। 100 अक्षांशीय जिलों में से आपके 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 जिले आपके राजस्थान से। कौन कौन से देखा, ये राजस्थान है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद ये बाड़मेर, बाड़मेर के बाद नीचे वाला जालोर, ये पाली, ये जोधपुर है तो बीकानेर, चूरू और नागौर, इस प्रकार से रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वापस देखो एक तरीके से मान लो नक्शा है, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर, याद हो गए होंगे आराम से। क्या इसमें और योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो 6 वर्ष तक चलने वाली है, 25-26 से 30-31 तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कृषि ऋण या फसल बीमा, कृषि ऋण एवं फसल बीमा। तो कृषि ऋण एवं फसल बीमा के बारे में बात करते हैं। सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास, सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास के बारे में बात करते हैं। राज्य में कुल 42,858 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। कितनी समितियां हैं आज के समय में? राज्य की कुल 42,848 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें 23 संघ की हैं, 24 दुग्ध संघ की हैं और 38 उपभोक्ता थोक आपकी दुकान हैं, और साथ में 9,086 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, 285 विपणन तथा फल सब्जी समितियां शामिल हैं। तो सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास, तो इसके लिए 42,888 आपके पंजीकृत सहकारी समितियां, 23 संघ हैं, 24 दुग्ध संघ है, ये याद होना चाहिए, डेयरी विभाग से संबंधित आ रहा है ये चीज़ फैक्ट, और 38 आपके उपभोक्ता थोक दुकानें हैं। और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 9,086 है, 285 विपणन तथा फल एवं सब्जी समितियां शामिल हैं। कृषि अवसंरचना निधि, किसानों के लिए फार्म गेट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 15 मई 2020 को आपकी 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है। तो कृषि अवसंरचना निधि यानी कि फार्म गेट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो किसानों के लिए होगा, केंद्र सरकार के द्वारा 15 मई 2020 को 1 लाख करोड़ की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है। कितने की है? 1 लाख करोड़ की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो फार्म गेट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 15 मई 2020 को है। और सहकारी किसान कल्याण योजना, किसानों की कृषि ऋण एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों CCB द्वारा कृषि और संबंध आपके कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम रुपये 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सहकारी किसान कल्याण योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो किसानों की कृषि ऋण और साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना, ये योजना प्रारंभ की गई है ताकि किसानों को जो कृषि ऋण है और साख की आवश्यकता पूरी की जा सके। योजना के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों, जो केंद्रीय सहकारी बैंक है यानी कि CCB, ठीक है, जो CCB यानी कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उनके द्वारा कृषि और संबंधित कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम रुपये 10 लाख तक का ऋण आपको प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना क्या है? इसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं, गैर कृषि गतिविधियों से आजीविका चलाने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य हैं, अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध किया जाएगा। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उन कोऑपरेटिव की बैंक के माध्यम से
बाय कोऑपरेटिव बैंक्स क्या आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कौन सी? राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना। कारीगर हैं जैसे ग्रामीण कारीगर हैं, गैर कृषि गतिविधियों में आजीविका चलाने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य हैं तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के परिवार को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना चलाई जा रही है। कृषि उपज गिरवी ऋण योजना 1 जून 2020 को प्रारंभ। इस योजना के कृषि उपज को भंडार गृह में रखकर रहन पर रखकर उस पर 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये क्या है? कृषि उपज गिरवी। उपज मतलब जो आपकी कृषि में जो फसल हुई उस फसल को गिरवी रखो और उस पर लोन ले जाओ। क्या लोन है? देखो 1 जून 2020 को ये प्रारंभ की गई और इस योजना में कृषि उपज को भंडार गृह के रहन पर, यानी कि भंडार गृह है उस पर रख दी जाएगी और उसके बदले यानी कि उसके मतलब एक गिरवी के रूप में हम सोना रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी के अपने कागजात रखते हैं, उसी तरह से अपनी फसल वहाँ पर रखिए। 3% की ब्याज दर पर, यानी कि वार्षिक 3% की ब्याज दर पर, बहुत ही 3% का ब्याज कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कि 24% का ब्याज गाँवों में साल भर का होता है। अगर आपको नहीं पता तो अभी आप बचे हो, ठीक है। तो ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। गैर कृषि योजना हेतु 50,000 तक का ऋण 5 वर्ष की अवधि हेतु। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना गैर कृषि योजना हेतु 50,000 तक का ऋण 5 वर्षों की अवधि हेतु इसमें दिया जाएगा। तो गैर कृषि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के हेतु स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके PMFBY, इसमें क्या चीज़ खास तौर पे याद रखनी वो बताऊंगा, लेकिन प्रारंभ आपके खरीफ के समय से 2016 से प्रारंभ की गई। इस योजना में खाद्यान्न आपके फसलों जैसे कि अनाज है, मोटा अनाज है और दालें हैं, तिलहन है और वाणिज्य बागवानी फसलें हैं, उनको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम वहन प्रीमियम की बात करें तो रबी छोटा है तो 1.5%, फिर खरीफ 2% और व्यावसायिक बड़ा नाम है तो 5%। ये इनकी प्रीमियम रहने वाली, याद कर लेना। यही ट्रिक है कि रबी छोटा है तो 1.5, खरीफ थोड़ा बड़ा है तो 2% और व्यावसायिक सबसे बड़ा है तो 5%। ये इसकी प्रीमियम रहने वाली है। खाद्यान्न फसलें हमने देख ली हैं, बागवानी फसलें हमने देखी हैं, तिलहन फसलें भी इसमें शामिल हैं। खरीफ की फसल से 2016 से प्रारंभ की गई PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका ये फुल फॉर्म रहने वाला है। अन्य योजनाओं के अंतर्गत हम योजना देखें तो कृषि उपहार योजना। कृषि उपहार योजना क्या है? तो राज्य के कृषकों को उनकी कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करने पर ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु कृषकों का उपज का अधिकतम लाभ दिलवाने हेतु उद्देश्य से राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों की कृषक उपहार योजना लागू है। कृषक उपहार योजना इसलिए है कि ई नाम के माध्यम से जो विक्रय करने पर यानी कि बेचान करने पर ई पेमेंट के माध्यम से, ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु कृषकों को उपज का अधिकतम लाभ दिलवाने के उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करे कौन? कृषक, किसान। उद्देश्य से राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में आपकी कृषक उपहार योजना लागू है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना राजस्थान में लागू करने हेतु नोडल विभाग है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा इस योजना के नोडल विभाग रहेगा। प्रावधान क्या क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, खाद्य जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनकी स्थापना की जाए या विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को 35% दर से 10 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान प्रावधान है। अनुदान राशि संबंधी बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है। 3 वर्ष की लॉगिन अवधि के पश्चात ऋण खाते से समायोजित किया जाता है। 2021 से 25 तक आपके 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 25-26 तक विस्तारित है। केंद्रीयांश से राज्यांश का अनुपात 60:40 रहने वाला है। इस योजना का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है।
तो ये योजना आपके खाद्य प्रसंस्करण आपके मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। 60-40 का इसका रेशियो रहने वाला है। 21 आपकी 20-21 से 24-25 तक 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत है, जो 25-26 तक विस्तारित कर दी गई है। इसका प्रावधान क्या क्या है और इसके नोडल एजेंसी की हम बात कर चुके हैं, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। प्रावधान देखिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना, खाद्य जो प्रसंस्करण इकाइयाँ उनकी स्थापना करना या विस्तार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी आवेदकों को 35% दर से 10 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान देना। जो आपकी व्यक्तिगत रूप से श्रेणी से कोई आवेदक आता है तो उसको 35% आपके दर से 35% की दर से 10 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान का प्रावधान करना। अधिकतम आपके 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्रावधान करना और अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है। अनुदान राशि आपकी संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाएगी और 3 वर्ष के लिए लॉगिन आपकी अवधि के पश्चात ऋण खाते में समायोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025। आपको पता है, मैंने करंट अफेयर हम जब पढ़ रहे थे तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव के बारे में पढ़ा, जो बिरला ऑडिटोरियम आपके जयपुर में हुआ था, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं यशस्वी श्री भजनलाल जी हैं, जिन्होंने विकास की गंगा नहीं, इन्होंने चंबल बहाई है। ठीक है, तो देखिएगा, हमारे चंबल बहाने वाले विकास की मुख्यमंत्री अध्यक्षता में बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में ये आपके कॉन्क्लेव 1 दिवसीय मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। राज्य में मसाला प्रसंस्करण, व्यापार व निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा विकसित राज स्पाइस ऐप का शुभारंभ किया। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा विकसित ऐप कौन सा है? राज स्पाइस। स्पाइसी कौन होता है? मसाला होता है। तो मसाले के प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु करेंगे। कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? आपके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। बागवानी बागवानी या उद्यानिकी, इससे संबंधित देखें तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 है। इसका उद्देश्य ये था कि फल आपके जो मसाले हैं, फूलों की क्षेत्रफल है, उत्पादन है, उत्पादकता को वृद्धि करना है। इस योजना में वर्तमान में राजस्थान की चयनित आपकी 41 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि ज़िले हैं, वहाँ पर ये चलाई जा रही हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना आपके 5-6 में प्रारंभ की गई। फल, मसाला, फूलों की क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्तमान में सभी जिलों में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसी का फुल फॉर्म होगा। और योजना में शामिल आपके फ्लो चार्ट का विवरण देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी आपके विकास कार्यक्रम करना। जो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिले हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन है, ठीक है, उस मिशन से वंचित जो जिले हैं उसे उद्यानिकी विकास कार्यक्रम करना। खजूर और ताड़ के पेड़ में खेती को बढ़ावा देना। इम्पोर्टेंट है कि खजूर और एक ताड़ है, इस ताड़ के पेड़ हैं, क्या हैं? पेड़ हैं। तो खजूर और ताड़ के पेड़ में आपकी खेती को बढ़ावा देना है। शहरी लोगों को वेजिटेबल क्लस्टर का निर्माण करवाना। शहरी लोगों में वेजिटेबल जो क्लस्टर होते हैं उन क्लस्टरों का निर्माण करना। उत्कृष्ट केंद्रों का निर्माण और पुनर्गठन करना। उत्कृष्ट जो केंद्र हैं उन केंद्रों का निर्माण और पुनर्गठन करना। और जो उत्कृष्टता केंद्र हैं ये कौन कौन से, वो हम देखेंगे। ये हमारी राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में प्रारंभ की गई, 41 जिलों में चल रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो इस योजना के हमने उद्देश्य देखे, खजूर और ताड़ आपको प्रमुख याद रखना है। उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण करना, ये भी याद रखना है। तो देखिएगा उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से, वो देखते हैं। तो उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर नींबू की बात करें तो नींबू जो शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है, ये बिंदी नहीं होती है, नींबू लिखा जाता है। शुद्ध शब्द है ये नींबू, ठीक है। तो चलिए शुद्ध की तैसी कर दी मैंने, फिर भी देखो। अनार और बस्सी, अनार आपकी बस्सी में है, ये उत्कृष्टता केंद्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इजी से याद करते हैं संतरा। संतरा सबको याद है, सार्वभौमिक तथ्य है, सार्वभौमिक तथ्य है। कभी भी उठा के पूछ लो कि संतरा के झालावाड़, अरे संतरा खाएगा? अच्छा, पूछ रहा था कि खाने को, मैंने सोचा कहाँ पर है, झालावाड़ उत्तर दे देगा कोई भी। अगर आप उसमें से कोई में से नहीं हो तो चिंताजनक बात है, लेकिन चिंता मत कीजिए, दुकान खोल लीजिए, संतरा बेचिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्कृष्टता केंद्र के बारे में बात करें तो नींबू, नींबू से अब लिख ही दिया है शुद्धि गई तेल लेने, नींबू से नानता याद कर लेना और कोटा है। नींबू पे क्या लिखी हुई है यहाँ पर, नींबू यहाँ पर दिख रही है नानता। नानता कहाँ है ये पता होना चाहिए, कोटा में।
क्यों पता नहीं, क्यों पता होना चाहिए, जस्ट अभी बताया है। अनार के बारे में बात करें तो अनार है बस्सी में। अनार कहाँ है? बस्सी में है, जयपुर। अनार बस्सी जयपुर। अब अनार बस्सी याद कैसे करोगे? ए के बाद क्या आता है? ब। अब जो आ बोला वो घर जाके सो जाइए, क्योंकि अ ब और स द आता है, ठीक है ना। तो अ के बाद आता है ब, तो ब को 12 याद नहीं करना, ब से बस्सी याद करना है, ठीक है ना। तो बस्सी में क्या है? अनार है, ठीक है। तो सिर्फ अनार के लिए बस्सी याद करना, अमरूद के लिए देवड़ावास टोंक याद करना। अमरूद के लिए आपको क्या याद करना है? टोंक याद करना है, देवड़ावास, देवड़ावास। तो अब देवड़ावास के लिए भाई ऐसे क्या बीमारी थी कि अनार के लिए हमने बस्सी याद कर लिया तो अमरूद के लिए देवड़ावास याद करूँगा? तो मैं पागल नहीं हूँ। देखिएगा, ये है अमरूद, यहाँ अमरूद में लास्ट में क्या आया? द, तो द से क्या बनेगा? देवड़ावास। अब देवड़ावास कहाँ पर है आपको ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी बताया है देवड़ावास है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। तो खजूर आपको पता होगा भोज का जैसलमेर में है, इसे खजूर पार्क भी उधर बना हुआ है, कोई जाके आया है तो अच्छी बात है। वैसे खजूर पार्क है नहीं है, वो भी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैं एक बार जाके आया था तो मुझे याद है। तो खजूर भोज का जैसलमेर है, क्योंकि मैं जाके आया हूँ इसलिए आपको याद रखना है। तो नींबू याद हुआ, अनार याद हुआ, खजूर हुआ, अमरूद याद, संतरा सबको पता है, नहीं पता है तो संतरों की रेडी लगा लीजिए। फिर आंवला की बात करें तो आंवला, आंवला से खेमरी धौलपुर। आंवला, आंवला कहाँ है? खेमरी धौलपुर। आंवला आपकी खेमरी धौलपुर में है। देखो, ए के बाद आता है आ तो आंवला, और क के बाद में आता है ख तो खेमरी, और खेमरी कहाँ पर है? धौलपुर। अब ये भी मत कहना कि खेमरी धौलपुर में हमें याद नहीं रहेगा, क्यों? जस्ट अभी बताया है कि खेमरी धौलपुर में है तो वो भी याद होना जरूरी है। तो सब्जी फसल के बारे में बात करें तो बूंदी में है, और फूल के बारे में बात करें तो सवाई माधोपुर। फूल की बात करें तो सवाई माधोपुर है। फूल के लिए क्या याद रखना है? सवाई माधोपुर याद रखना है, ठीक है। और सीताफल, सीताफल के लिए चित्तौड़ याद रखना है। तो ये अपनी उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है ना। बागवानी फसल कहाँ पर क्या होती है उसके लिए अलग है, वहाँ पर अगर हम आम वगैरह आते हैं तो वो अलग जगह पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन संतरा हमारा सार्वभौमिक है, ये झालावाड़ में ही होता है। ओके, तो अब अगली योजना पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बांस मिशन। 2006-07 में लॉन्च किया गया था, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये केंद्रीय आपके प्रायोजित योजना है, सर्वप्रथम 2006-07 में लॉन्च किया गया था। यह आपके 18-19 में इसे पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के रूप में पुनः शुरू किया गया था। 18-19 में इसे पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के रूप में पुनः शुरू किया गया था। तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, राष्ट्रीय बांस मिशन। 6-7 में से लॉन्च किया गया, 18-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के रूप में पुनः शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में बांस के पौधों को उत्पादन हेतु उच्च तकनीक एवं लघु नर्सरियों का विकास किया जाए। तो उत्पादन हेतु आपकी उच्च तकनीक है और लघु नर्सरियों का विकास किया जा सके, इसके लिए और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेमिनार का आयोजन किया जाए। तो देखिएगा, बांस के पौधे का आपके उत्पादन को उच्च तकनीकों को बढ़ाना है और लघु नर्सरियों का विकास करना है। तो इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन करना है। इसका अपने राष्ट्रीय बांस मिशन का ये मिशन है। क्या करना है? कार्यक्रम और सेमिनार करने हैं, किसके लिए? उच्च तकनीक और लघु नर्सरियों का विकास हो, किसके? बांस के पौधे का। बांस के पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके झोंपड़ियाँ बनाने में काम आता है और पांडा के खाने के लिए भी काम आता है। मैंने माइनक्राफ्ट में देखा था, पांडा खा रहा था, ठीक है ना। और ज़्यादा कोई बात करे तो उसको बेम्बू भी काम आता है। चलो आगे बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के बारे में बात करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नई नर्सरियाँ, उच्च तकनीक वाली बड़ी व छोटी की स्थापना व विद्यमान नर्सरियों के पौधों के उत्पादन का प्रावधान करना है। समझ में आई बात? नहीं आई तो देखो कि एग्रो फॉरेस्ट्री योजना क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री योजना यही है कि इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों आपके क्षेत्रों में, तो या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक, दो ही क्षेत्र होंगे ना। तो दोनों क्षेत्रों में नई नर्सरियाँ, उच्च तकनीक वाली और बड़ी व छोटी सारी जितनी भी हैं की स्थापना करना, और विद्यमान जो नर्सरियाँ हैं उसमें पौधों का उत्पादन का प्रावधान करना एग्रो फॉरेस्ट्री योजना है। क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री योजना है, आपको याद हो गया होगा। क्या? एक विद्यमान जो नर्सरियाँ हैं पौधों को उत्पादन में प्रावधान करना, और बड़ी छोटी तकनीकी उच्च जितनी भी हैं मोटी पतली, वहाँ पर ये आपकी स्थापना तथा विद्यमान नर्सरियों के पौधों के उत्पादन का प्रावधान है, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री योजना याद होगी। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना आपको याद हो गया होगा, और उत्कृष्टता केंद्र आपको याद हो गए होंगे।
क्योंकि ये योजना आपके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 41 जिलों में शामिल है। राष्ट्रीय मसाला कॉन्क्लेव आपके बिरला ऑडिटोरियम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आपके राज्य स्पाइसी ऐप शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना आपकी प्रारंभ की गई। 35% दर से 10 लाख रुपए की अधिकतम अनुदान प्रावधान है। आपके 2021 से 24-25 तक 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्रीय और राज्यांश का आपके 60-40 का अनुपात है। अभी तक हमने जितने भी अनुपात देखे हैं 60-40 के अनुपात देखे हैं। कृषक उपहार योजना है, ई पेमेंट को बढ़ावा देना है इसका। और हमने देखी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ फसल 2026 से प्रारंभ हुई थी। प्रमुख फसलें देखी थी, रबी 1.5 देखी थी, फिर खरीफ 2 देखी थी और व्यावसायिक 5 देखी थी % की। सब रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना है जो गैर कृषि योजना है तो 50,000 रुपये तक का ऋण 5 वर्ष की अवधि हेतु है। फिर कृषि उपज गिरवी ऋण योजना है जो आपकी 1 जून 2020 से प्रारंभ की गई। 3% आपकी ब्याज दर पर मंडी में आपके जो भंडार गृह वहाँ पर क्या गिरवी रख सकते हैं उपज, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका ऋण योजना है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रामीण कारीगर हैं, गैर कृषि आपकी गतिविधियों में लगे हुए हैं, आजीविका में सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनको सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। कोऑपरेटिव बैंक आपको पता होगा, गांव का बंदा है तो वो समझता होगा कोऑपरेटिव के लिए कितना क्रेज़ है लोगों में। तो सहकारी किसान योजना, सहकारी किसान कल्याण योजना के बारे में हमने देखा। 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करना है आपके CCB यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से। तो ये भी आपके सहकारी किसान कल्याण योजना देखी। कृषि अवसंरचना निधि देखी हमने 20 आपके मई 2020 में 1 लाख करोड़ कृषि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है, ठीक है। सहकारी ऋण द्वारा आपके समावेशी विकास 42,848 पंजीकृत के सहकारी किसान समितियाँ हैं, 23 संघ है, 24 दुग्ध संघ है, 38 उपभोक्ता दुकानें हैं, 9,086 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ हैं, 285 विपणन एवं फल संबंधी सब्जी संबंधी समितियाँ हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे पहले हमने 11 मंत्रालय और 36 विभागों की प्रमुख योजना को एकीकृत करके एक योजना देखी थी, धन धान्य कृषि योजना थी। 11 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ 6 वर्ष की अवधि के लिए चल रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर और चूरू नागौर की ये योजना है। 100 अक्षांशीय कृषि में 8 तो राजस्थान से हैं। ये भी अपने करंट अफेयर में जब पढ़ रहे थे तब ये पढ़ा था, ठीक है ना। और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में हमने बात करी थी। परंपरागत रूप से कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2520 से प्रारंभ की गई। 2000 क्लस्टरों के बारे में बात करी। 2.5 लाख किसानों को आच्छादित करने हेतु 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में शामिल किया गया था। 1800 केंद्रीय हैं, 200 राज्य के बारे में बात करी थी। वाणिज्य फसलों के राष्ट्रीय खाद्यान्न की सुरक्षा के बारे में बात करी। कपास 18 जिले, पोषण अनाज श्रीधन में जिसमें आपके ज्वार और बाजरा हैं 11 जिले, ज्वार के 28 जिला, जोधपुर बाजरे का। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो मोटे अनाज में हमने बात करी थी, जौ वगैरह, मक्का वगैरह बात करी थी, जिसमें 9 जिले शामिल थे। दहलन आत्मनिर्भर हेतु मिशन योजना जो 25-26 से लेकर 30-31 6 वर्ष के लिए चल रही है। इसमें 350 लाख टन को बढ़ाना, 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, उपज को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। और भी हमने देखी क्या चीज़ें, ये जो मिशन है, जो ये नेशनल फूड सेफ्टी वाला है, ये अपने 2007-8 से प्रारंभ किया गया है। 60-40 का रेशियो है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मोटे अनाजों को इसमें ऐड किया गया, व्यावसायिक फसलों को भी ऐड किया गया। और नमो ड्रोन दीदी योजना देखी, 1070 ड्रोन देखे हमने, 3% ब्याज अनुदान प्राप्त करेगी, ये सारी चीज़ें हमने देखा। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना हमने देखी, 50 किसानों को अवशिष्ट उपयोग करने के लिए वर्मी कंपोस्ट हेतु 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ये हमने चीज़ देखी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना देखी, 3 कृषि जलवायु खंड में थी, 18-19 से 10 जलवायु खंडों में शामिल हो गई। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में भी हमने देखा। तो अब चलते हैं पशुधन और हम बात करेंगे डेयरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बात है, डेयरी विकास, ठीक है, डेयरी विकास से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेयरी डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में आपके डेयरी विकास हेतु राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम RSDDC की स्थापना की गई। सबसे पहले बात ये बता दूं कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जब आप देते हैं तो आपके जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपके DDC या RCDF की स्थापना कब हुई, तो इसके बारे में कन्फ्यूज़न होता है। तो ये अपने 1977 में हुई थी, ठीक है, और ये अपने 1975 में। तो डेयरी विकास हेतु राजस्थान
राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई। 1977 में क्या हुई, आपके ऑपरेशन फ्लड के जो क्रियान्वयन है, यानी कि जो श्वेत क्रांति थी उसके क्रियान्वयन है, तो RSDDC की जगह डेयरी विकास के शीर्षस्थ जो संस्थान है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आपकी स्थापना की गई। कब? 1977 में। वर्तमान में RCDF के नेतृत्व में राज्य के डेयरी विकास की त्रिस्तरीय संरचना कार्यरत है, जिसमें संपूर्ण राज्य में एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। तो अब मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके ध्यान से देखना है कि त्रिस्तरीय संरचना, 3 स्तरीय संरचना कौन कौन सी है ये देखना है, और कौन सी संरचना में क्या नंबर्स हैं वो भी याद रखना है। तो देखिएगा, फेडरेशन के बारे में बात करें। फेडरेशन है, यूनियन संघ है और DCS समिति है। सबसे पहले है राजस्थान आपके सहकारी डेयरी फेडरेशन, तो जो राज्य स्तर पर आपके शीर्षस्थ संस्था रहेगी, फेडरेशनल है, ठीक है ना। तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जिला दुग्ध उत्पादन, तो कुल कितनी है? 24। अभी हमने संख्या पढ़ रहे थे, तो 24 ये दुग्ध समितियाँ आपको याद रखनी चाहिए। और प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ 19,643, ये आंकड़ा भी याद होना चाहिए, 24 याद होना चाहिए। और राज्य आपके स्तर पर शीर्षस्थ रूप से आपके एक ही है, तो 1, 24 और 19,643 प्राथमिक दुग्ध उत्पादन आपके सहकारी समितियाँ, जिला उत्पादक संघ हो गए और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आपको याद होना चाहिए। तो ये 3 स्तरों में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कृषक कल्याण से संबंधित योजनाएं, कृषक कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कृषक कल्याण, एक सेकंड रुकिएगा, ये समझने से पहले मुझे लगता है कुछ एरर हुआ है, ठीक है ना, तो जस्ट वेट एंड होल्ड। ओके, ठीक है, एरर समझ में आ गया क्या हुआ है। जो ये डेयरी वाला था, तो डेयरी वाले से पहले अपने पशुपालन और डेयरी विकास साथ में पढ़ना था ना, तो डेयरी विकास वाला अलग से मैंने चीज़ें समझा दी हैं, बस कुछ नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा स्किप हुए हैं 2 पन्ने। ओके, कोई मिस आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कुछ गलत भी नहीं हुआ है, चीज़ें हैं उनको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से पढ़नी है, ठीक है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री योजना से हम पढ़ रहे थे, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना हमने पढ़ ली थी, तो फिर वो रिवीजन किया ना, तो रिवीजन करने से धड़ल्ले के साथ 2 पन्ने आपके स्किप कर दिए वापस नीचे आते समय, ठीक है ना। तो पशुपालन और डेयरी विकास योजना के बारे में पढ़ना है, ठीक हुआ है। डेयरी विभाग ही पढ़ना है, वो अलग ही है, कोई चीज़ दिक्कत भी नहीं है। तो पशुपालन और कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें तो GSVA के बारे में हम बात करते हैं, प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। प्रचलित कीमतों पर हम बात करेंगे, इनको हमने पिछली कक्षा में सारे फुल फॉर्म समझ दिया है, तो अपन भी एक याद रखिएगा, शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, GSVA, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करें तो पशुपालन का कृषि क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर 49.35% आपके योगदान रहा है, ये इंपॉर्टेंट याद करना है। 49.35% योगदान रहा है इसमें, प्रचलित कीमतों पर योगदान है, सर्वाधिक है, किसका है? सर्वाधिक है इसका, ठीक है ना। और राज्य की कुल GSV के लगभग 12.70% योगदान है। तो पशुपालन का कृषि क्षेत्र में GSV का प्रचलित कीमतों पर, अब आपको हमने अलग अलग रूप से 2-3 भाग करके पढ़े थे, पहली क्लास याद होगी तब, ठीक है ना, किसका किसका योगदान रहा। तो कृषि का सेक्टर था, उस कृषि के सेक्टर में आपके वाया सेक्टर थे, यानी कि पशुपालन था, तो इसमें प्रचलित में आपके कृषि क्षेत्र में आता है पशुपालन कितना योगदान था? 49.35%, ठीक है। तो GSV के लगभग आपके कुल के बारे में बात करें तो कुल में आपके 12.70% योगदान रहेगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य की कुल पशुधन का 568.01 लाख उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। और देश के कुल पशुधन का आपके 10.60% पशुधन आपके राजस्थान में है। कुक्कुट की संख्या 1,146.23 लाख आपके कुक्कुटों की संख्या, कुक्कुट मतलब मुर्गी हो गए, ठीक है ना। और अगर इस सारे टॉपिक को, इस सारी चीज़ को अगर आपको पूरा आराम से बढ़िया से पूरा याद करना है तो एक क्लास ले रखी है अपने राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग के नाम से। वो क्लास लेटेस्ट लिए सारा चीज़ उसमें समझा के रखा है और सारी चीज़ें उसमें, ये 568.01 लाख आपकी पशुधन है, ये सेक्टर उसमें शुरू का चरण में है। सारे कहाँ पर किस राज्य में कितने हैं, किस ज़िले में कितने हैं और कौन सी क्या रैंक है, सारी चीज़ें आराम से समझा के रखी है। बस आपको ये चीज़ें
आर्थिक समीक्षा के रूप में याद रखनी है, तो ये याद रखना है कि कितने हैं टोटल और कितने परसेंट है। ठीक है, तो देखिएगा आगे देखते हैं। विभिन्न पशु वंशों का देश में स्थान देखते हैं। तो गोवंश में छठा स्थान है, सीधी बात है, क्योंकि आपके जो 7.24% आपके देश के टोटल में राजस्थान में 7.24% गोवंश है। ठीक है, भेड़ के बारे में बात करें तो चौथा स्थान है 10.64% के साथ में। ठीक है, और भैंस के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान है भैंस में, कि दूसरे स्थान पर क्यों है। भैंस के बारे में बात करें तो दूसरे स्थान पे क्यों है, और भैंस दूसरे स्थान पे इसलिए है क्योंकि भैंस गई पानी में। राजस्थान में पानी ही नहीं है तो पहले पानी में नहीं जाएगी तो बाहर ही रह जाएगी, तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है ना, तो 12.47% भारत का है। और बकरी के बारे में बात करें तो बकरी में फर्स्ट स्थान है किसका, बकरी में फर्स्ट स्थान है अपने राजस्थान का। बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ा अपने मरुस्थल है, वहाँ पर आराम से आंकड़े के पत्ते खाओ, मौज करो। बकरी कितनी है यहाँ पर 14% है, कितनी है 14% है यहाँ पर, प्रथम स्थान पे है। ऊँट के बारे में बात करेंगे तो 84.43% इंडिया के सारे ऊँट भारत में पाए जाते हैं, तो इसके साथ में प्रथम स्थान है ऊँट और बकरी के साथ में राजस्थान में एक चीज़ की और कमी नहीं है, वो है गधों की। गधों में भी पहला स्थान है, देखिएगा पहला स्थान है इंडिया के आपके 18.91% आपके गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग यू। ओके, तो अश्व के बारे में बात करें तो 9.84% थर्ड स्थान है आपका पूरे भारत में अश्व में। ठीक है ना, तो ये रहा आपके टोटल बात करें तो टोटली 10.60% है। और रैंक के बारे में बात करें तो सेकंड नंबर पे हैं, पहले नंबर पे कौन है, यूपी है। तो ये प्रमुख जो अपने पशु थे उनके भी देख लिया, और कितने परसेंट है, कौन सा स्थान है, टोटल कितना है, टोटली कौन सा रैंक है, सारी चीज़ देखी। गधे, बकरी और ऊँट, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अश्व में तीसरे नंबर पे, दूसरे पे भैंस है, गोवंश में छठा है। ठीक है ना, और चौथा है भेड़ में। ठीक है, अश्व में तीसरा है, टोटली दूसरे पे है। अब बात करेंगे प्रमुख स्कीम्स की। तो ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम क्या है। अपने ऊँट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं या टोड़िया कहते हैं, जो भी कहो। तो उसके पहले है ना 2 अक्टूबर 2016 में अपनी एक योजना चली जिससे ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो ऊँटनी के नर व मादा बच्चे के पैदा होने पर, ऊँटनी के, अब ऊँटनी की होगा, ऊँट के तो होने से रहा। ठीक है ना, या फिर देखा है ऊँट के जन्म पे। ठीक है ना, तो ऊँटनी के नर व मादा बच्चे के पैदा होने पर ऊँट के पालकों के 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में। अब इसको भी ऊँटनी लिखना पड़ गया कि ऊँटनी के नर और मादा बच्चे के पैदा करने पर ऊँट के पालकों को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब मज़े की बात देखो, पैदा ऊँटनी कर रही है लेकिन दे उसको पालक को रहे हैं। ठीक है ना, तो 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में, एक है जन्म से यानी कि 0 से 2 महीने की आयु तक प्रथम किस्त आएगी, और 1 वर्ष की आयु पर आपकी द्वितीय किस्त आएगी। ठीक है ना, लेकिन 24-25 में क्या है, नवजात ऊँटों की सहायता हेतु अपने 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। अब सीधी बात है, वर्तमान में कितनी है, तो 20,000 है। तो ये रीट में अपना गुल खिला चुका है ये क्वेश्चन, और वो डाउट में आ चुका है कि कितना था, कथन में कुछ गड़बड़ कर चुका है। ठीक है ना, तो कितनी बढ़ाई गई है, 10,000 बढ़ाई गई है। कितनी हो गई है, 20,000 हो गई है। पहली कितनी थी, 10,000 थी, 10 में 10 बढ़ाया हो गई 30, हो गई 20, क्या सही। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रजनन प्रोत्साहन, राष्ट्रीय ऊँट आपके ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम थी ये। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्यों स्टार्ट करी भाई, इसका क्या लॉजिक था। अब बात करें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, काफ़ी नाम सुनते हैं इसका। तो पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए अमूल्य जो पशुधन है इसके बीमा पर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा या आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष आपके बजट है 25-26, इस 25-26 की आपकी घोषणा के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालकों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। 10-10 लाख गायें, 10-10 लाख अपनी भैंसें, गायें और भैंसें, और साथ में बकरियों के बारे में बात करें। ठीक है, 2 लाख ऊँटों के बारे में बात करें, सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना, इसमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में।
बीमा प्रीमियम आपके 100% राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। 10 लाख गाय, 10 लाख भैंस, 10 लाख बकरी, ठीक है ना। यहाँ पर होगी भेड़, ठीक है ना। तो भेड़, बकरी, गाय और भैंस 2 लाख, ऊँट 42 लाख हुई, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, इस योजना में क्या है देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा दुग्ध उत्पादकों की एक संबल या अनुदान राशि उपलब्ध करवाना। ये दूध आपके जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको 2 रुपये के प्रति लीटर 2 रुपये प्रति लीटर आपके अनुदान राशि के रूप में प्रदान किए जाते थे, लेकिन 22-23 से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिए गए हैं। प्रति लीटर आपके 5 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन आपके संबल योजना है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, पुष्ट प्रजनन आपके योजना देख ली हमने। अब हम बात करते हैं गोपालन विभाग। गोपालन विभाग में आ जाइए तो देखिएगा, सबसे पहले नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना क्या है, 2018-19 में प्रारंभ की गई योजना है, जिसमें आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 90-10 का रेशियो रहने वाला है। 90-10 का रेशियो रहने वाला है आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, अर्थात इसमें क्या 90% आपके 90% राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, 10% राशि आपकी जन सहभागिता से जुटानी होगी, इनके चंदो करना पड़ी, ठीक है। इस योजना के प्रत्येक आपकी पंचायत समिति स्तर पर निराश्रित नर गोवंशों की समस्या समाधान हेतु तो आपके नंदी गौशाला खोली जाती है। दवा के घोटाला किया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, बाकी आपको बताएं, ठीक है। तो 10% राशि जन सहभागिता से जुटाई जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर निराश्रित नर गोवंश की समस्याओं के समाधान हेतु एक नंदी गौशाला खोली जाएगी। पता नहीं कहाँ खोली जा रही हैं, सड़कों पर तो यही आपको देखने को मिल रहे हैं, यूँ ही लड़ रहे हैं, यूँ ही मर रहे हैं मिनट। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, क्या कुछ मिस नहीं हुआ है, बस ऐसे नंबर डल गया है। तो देखिएगा अगली है गौशाला विकास योजना। गौशाला विकास योजना क्या है कि राज्य सरकार के पंजीकृत गौशालाओं में बुनियादी ढांचे, पशु आपके जो शेड हैं, चारा भंडार हैं, जल की टंकी है आदि के विकास हेतु आपके 90-10 का वही रेशियो कि 90% सरकार राजस्थान की और 10% आपकी 10 का रेशियो रहने वाला जनता के वित्त पोषण पर अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम 10 लाख की सहायता आपकी प्रदान की जाएगी। गौशाला आपकी विकास योजना, गौशाला विकास योजना आपको याद हो गई होगी। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़कर पहुंचते हैं डेयरी विकास पर, और डेयरी विकास पर ये गाथा तो हमें कर चुके हैं, तो ये फ़ायदा हो गया। अब हम बात करते हैं कृषक कल्याण से संबंधित योजनाओं के। तो घूम फिर कर अब वापस 10 मिनट में अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। अब देखिएगा लघु एवं सीमांत आपके जो वृद्ध किसान हैं उनकी पेंशन योजना, 1250 रुपये मासिक आपकी पेंशन दी जाएगी। पात्रता रहेगी लघु एवं सीमांत किसान होने चाहिए, महिलाएं 55 वर्ष की होनी चाहिए या उससे अधिक आयु की होनी चाहिए, पुरुष 58 वर्ष या उससे अधिक होने चाहिए। आपको पता होगा ये तो अभी पाबंदी लगी है, बाकी 45 वाली 55 की हो करे ऐसे मज़े ले रही थी, 10 साल हो गए थे, पेंशन हाँ अपने जेब में डालती जा रही थी। लेकिन क्या करें, अभी थोड़ी सख्ताई हो चुकी है, अब तो फोगट के आपके फूड सेफ्टी के अंतर्गत नौकरी वालों को तो गेहूँ भी नहीं मिल रहे हैं। चलो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 55 वर्ष और पुरुषों में 58 वर्ष, ठीक है ना। 1250 रुपये मासिक पेंशन है, और पेंशन आपको ध्यान में रखना ये बढ़ती जा रही है, शायद कुछ परसेंटेज हर साल बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो लघु सीमांत एवं आपके वृद्ध किसान सम्मान पेंशन योजना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आपके महिलाएं हर 2-3 महीनों में तैयार हो जाती हैं कि जा रही हैं बैंक खाता देखने के लिए कि किस्त आई कि नहीं आई। अरे किस्त आती हैं तो पता चल जाता है क्यों बैंक जा रहे हो, ठीक है ना, मैसेज आ जाएगा। तो वार्षिक सहायता आपके 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, 2000 रुपये की किस्त आती थी, तीन किस्तें आती हैं साल में, तो अब 2000 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। वो तो बाद में याद आया कि बढ़ाना भी होता है, बाकी काफ़ी साल तक तो 2000 तक चलता रहा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि रेवड़ी है ना। चलिए फिर है राजस्थान कृषक समर्थन योजना, आपके MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 150 रुपये प्रति क्विंटल का आपके बोनस दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता जाता रहता है, ठीक है ना, तो आके चला जाएगा अगर आप याद नहीं करोगे। तो अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा
कितना है 150 रुपये, पहले शायद 125 रुपये था, अब बढ़ा के 150 कर दिया गया है, ठीक है ना। किसान कलेवा योजना, कलेवा कहाँ पर किया जाएगा, कलेवा आपके किसानों को रियायती दरों पर गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, पर मंडियों पर। कहाँ पर देखिएगा, सुपर ए और सुपर बी श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में लागू हैं। फल और सब्जी मंडी प्रांगणों को छोड़कर, फल और सब्जी मंडी जो प्रांगण है उसको छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर तो फल सब्जी है तो अब कोई सेब खा लेगा, कोई केला खा लेगा, लेकिन उनको जो आपके छोड़कर प्रांगणों को सभी वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों तक आपके विस्तार किया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 30 महिला किसानों के प्रति से प्रशिक्षक हेतु 3000 रुपये आपके सरकारी सहायता दी जाएगी। 30 महिलाओं के किसानों के प्रति प्रशिक्षण हेतु 3000 रुपये की आपके सरकारी सहायता दी जाएगी। कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन, कृषि शिक्षा है, इस कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या है देखिएगा, सीनियर सेकेंडरी है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, आपके PhD स्तर पर है, प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। सहायता राशि सीनियर सेकेंडरी स्तर पर आपके 15,000 रुपये प्रति वर्ष। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखो, कृषि शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्तर है, उस पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। और कोई BSc कर रही है, कोई कृषि में कोई MSc कर रही है तो उसके लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष। कोई PhD कर रहा है तो उसको 40,000 रुपया आपके प्रति वर्ष दिया जाएगा। तो ये आपकी राशि थी 15,000, 25,000, 40,000। याद हो गई ना, बात खत्म। अब देखो, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना मृत्यु या दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या मुख्यमंत्री आपकी जो कृषक साथी सहायता योजना है, मृत्यु या दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषक है, कोई कृषि मजदूर है, कोई हमाला है, यानी कि बोझ ढोने वाला होता है, ठीक है ना, को कृषि और विपणन की गतिविधियों के दौरान कवर करता है। क्या करता है, विपणन को अपनी गतिविधियों के दौरान कवर करता है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री आपके कृषक साथी सहायता योजना आपने देख ली होगी। अगली क्या देखते हैं, अगली देखते हैं महात्मा ज्योतिबा आपकी फूले मंडी श्रमिक योजना। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। गर्भावस्था सहायता है, लाइसेंस प्राप्त जो महिला मजदूर हैं उनके लिए 45 दिनों के लिए बराबर मजदूरी 2 गर्भधारण तक आपके लागू रहेगी। नवजात बच्चों के पिता को भी 15 दिन की आपके बराबर मजदूरी दी जाएगी। तो ये थी गर्भावस्था सहायता। फिर छात्रवृत्ति मेरिट पुरस्कार, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बच्चों की आपके लिए छात्रवृत्ति या मेरिट दी जाएगी, पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। विवाह सहायता, अपनी शादी, या तो अपनी शादी हो या 2 बेटियों तक की भी शादी हो रही तो 75,000 रुपये, पहले 50,000 देते थे, 25,000 की और वृद्धि की गई है, तो 75,000 रुपये इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो 75,000 रुपये ये 45 दिन की छुट्टी, 15 दिन की बाप को छुट्टी, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मेरिट, विवाह पर 75,000 रुपये, अधिकतम 2 बेटियों की या खुद की शादी कर रहे तो भी 75,000 मिलेगा। पहले 50 मिलती थी या 25 बढ़ा के कर दी गई। आगे चिकित्सा सहायता, देखो गंभीर बीमारी है जैसे कोई कैंसर है, कोई हृदय है, कोई लीवर संबंधी, गुर्दा संबंधी, ठीक है, तो इलाज के लिए सरकारी या अधिकृत अस्पतालों में 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे जल सुरक्षा और अनुकूलता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अगली कक्षा में बात करेंगे, ठीक है। तो जल सुरक्षा और अनुकूलता, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के कुल भूभाग में 10.41% अधिक भाग होने के बावजूद राजस्थान पूरे भारत को हमने 10.41% है, तो % भी ज़्यादा होने के कारण बाद भी राज्य के पास देश के कुल जल संसाधन का आपके 1.16% ही उपलब्ध है। ओवरऑल इंडिया के 1.16% जल आपके संसाधन का टोटल 100% को 1.16% ही है, तो बड़ी माड़ी बात है, क्योंकि 10.41% हिस्सों है, पानी सिर्फ 1.16% है, ठीक है। तो राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत नहर है, ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, तालाब हैं। मुख्य स्रोतों के बारे में बात करें तो नहरा है, गंगानगर साइड, हनुमानगढ़ साइड देखो, ट्यूबवेल तो हर जगह होगी, कुएँ और तालाब भी देखने मिला है। तालाब आपके साउथ के साइड में मिलते हैं और कुएँ और नलकूप वगैरह जयपुर के साइड में ज़्यादा मिलते हैं। तो सरकार के आपके सतत प्रयासों से विभिन्न वृहद है, मध्यम है, लघु है परियोजनाओं का निर्माण कर कुल 40.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं सर्जित की गई हैं। 40.19 लाख हेक्टेयर में हमने सिंचाई सुविधाएं कर दी हैं
वर्तमान में 6 वृहद प्रमुख योजनाएं हैं, 5 मध्यम है और 34 लघु सिंचाई परियोजना प्रगति मत है। 6 तो वृहद होगी प्रमुख परियोजना, 5 होगी मध्यम, 5 मध्यम होगी, ठीक है, 34 लघु होगी। वृहद परियोजना मध्य में देखा तो तकली, कोटा, गड़दड़ा, बूंदी, गागरीन, झालावाड़, गागरीन, गागरा जो गागरोन, ये सब झालावाड़, अंधेरी और हत्यादेह 12। 34 लघु सिंचाई परियोजना प्रगति मत है। वर्तमान में सकल बोए गए क्षेत्र का 24% भाग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। सकल बोयुडावण क्षेत्र है, मेरा 24% के भाग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आवे। विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 51% किए जाने हेतु आगामी वर्ष में राज्य के 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये बात लेटेस्ट ही पड़ी हुई याद आ रही है कि 24% भाग में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। मूर्त रूप आपने राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2030 तक बढ़ाकर 51%, इस 24 को बढ़ाकर 51% किया जाएगा। आगामी वर्ष में राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बात क्लियर है, फंडो क्लियर है, तो आगे बढ़ो। संशोधित आपके पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP, ठीक है, ERCP के बारे में अगर हम बात करें कि संशोधित आपकी पार्वती है, कालीसिंध है, चंबल है, लिंक परियोजना है, ठीक है ना। 28 जनवरी 2024 भारत सरकार, राजस्थान सरकार और MP के बीच में एक समझौता हो। लफड़ो तो पहला हो तो बाकी समझौतो कभी हो जाता, क्योंकि अपनों भी जपना नाम। तो वर्तमान में योजना रो नाम बदल ERCP की जगह रामजल सेतु परियोजना कर दिया है। तो रामजल सेतु परियोजना, लेकिन कई डफोड़ होता जब 4th ग्रेड में क्वेश्चन आयो तो आंसर की बा मिलावे नहीं, खतवाड़ में तो है कोई एक भी पढ़ पढ़े सही उत्तर देने की चेष्टा करता ही नहीं, ठीक है। तो आप चेष्टा कर लियो, रामजल सेतु परियोजना लिखुड़ो है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें चंबल की बेसिन की 5 प्रमुख नदियाँ कुन्नू है, कुन्नू है, कूल है, पार्वती है, कालीसिंध है और मेज इसमें उपलब्ध है। 5 प्रमुख नदियाँ, चंबल बेसिन की 5 प्रमुख नदियाँ, नाम याद रखने चाहिए। क्या कुन्नू, क्या कुल्लू, क्या कुन्नू और क्या कुल्लू, पार्वती क्या कुन्नू, क्या कुल्लू, क्या कालीसिंध, 3, ठीक है। फिर पार्वती और मेज याद होना चाहिए। कुल मिला के याद 5 होने चाहिए, कुन्नू, कुल्लू, कालीसिंध, पार्वती और मेज, ठीक है। उपलब्ध अधिशेष मानसूनी जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसील, गंभीर नदियों के बेसिनों में स्थानांतरित किया जाएगा। राजस्थान में 17 जिले इसमें शामिल है। कौन कौन से जिले से याद कर लेना। देखो, जयपुर है, कोटपुतली, बहरोड है, दौसा है तो टोंक है, जयपुर है। देखो ये तो भाई हैं, कौन कौन से भाई हैं ये तो, जैसे कि अजमेर है, अजमेर होगा तो अलवर होगा, ठीक है। अलवर है तो खेड़तल तिजारा तो होगा, खेड़तल तिजारा है तो कोटपुतली बहरोड तो हो गई होगा, ठीक है। फिर जयपुर हो गई होगा, जयपुर है तो दौसा हो गई होगा, दौसा है तो पक्का टोंक होगा, ठीक है। ये तो सारे होने चाहिए। अब अजमेर है तो ब्यावर हो गई क्योंकि वो उसकी पूंछड़ी है, ठीक है। तो इतने सारे तो वैसे ही हो गए। फिर उधर के अपने ले रहे हैं भरतपुर, तो भरतपुर के साथ में डी तो अपने आप ही आ जाएगा, डी आएगा तो धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर के नीचे साला नीचे वाड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो करौली, ठीक है, करौली है तो पास वाला सवाई माधोपुर आ जाएगा, ठीक है ना, सवाई माधोपुर आ जाएगा। फिर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला तो आ ही जाएगा। तो 17 हो गए ना पूरे, ठीक है। 5 नदियाँ वो याद होगी, ठीक है। आगे बढ़ो। पेयजल एवं औद्योगिक आपके जल उपलब्ध करवाने हेतु 32.5 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। कितने होंगे? 32.5 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ होंगे क्या, 3.2 करोड़, ठीक है, लाभान्वित होंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र के देखें 3A, 3B और 5, तो 4 इसमें शामिल नहीं है, 3A, 3B और 5। अब ये कौन कौन से क्षेत्र है हमने पिछली क्लास में सारे सल्टा दिए थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस योजना का 15-16 में अपनी शुरू की गई थी। इस योजना को उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। जो जल की उपयोग करना है उसकी दक्षता में सुधार करना है और सिंचाई की कवरेज का विस्तार करना है। हर खेत को पानी मिले, प्रति बूंद अधिक फसल आपने पैदा हो जैसी पहलों को शामिल किया गया है। सतत सिंचाई और प्रथाओं को
जल संरक्षण को बढ़ावा देना है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ताकि दीर्घकालीन कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सीधी बात है। और औद्योगिकता विभाग इसका नोडल एजेंसी है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके औद्योगिक विभाग इसका नोडल एजेंसी है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि कृषि विभाग होता तो हम शायद सीधा कृषि विभाग करते, लेकिन यहाँ पर उद्योग विभाग है। उद्यानिकी, सॉरी, उद्योग भी नहीं है, उद्यानिकी विभाग है। क्या है? उद्यानिकी विभाग है। उद्योग भी नहीं लिखा हुआ है, उद्यानिकी विभाग है। तो पक्का याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, योजना में शामिल कार्यक्रम। इस योजना में सम्मिलित अपने जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा कुछ इस प्रकार से रहेगी। एक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ के वृहद और मध्यम परियोजनाओं को कार्य अतिशीघ्र आपके पूर्ण करना। वृहद और जो मध्यम परियोजनाएं उनका कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसका अपने एक कार्यक्रम रहेगा। फिर हम बात करेंगे हर खेत को पानी मिले। हर खेत को पानी मिले, इसका भी ये एक अपना रहने वाला है। तो कमांड एरिया का विकास हो और जल संरचनाएं विकसित की जाए, ऑन फॉर्म आपके वाटर मैनेजमेंट हो, तो वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो, RRR ये इसका रहने वाला है। साथ में अगर हम बात करें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, तो रीज एरिया ट्रीटमेंट हो, रिसाव को रोका जाए, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली हो, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट हो। ऑन फॉर्म आपके मैनेजमेंट दोनों साइड है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने पढ़ा, यहाँ पर भी आपके पढ़ लिया, ठीक है ना। ठीक है, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स ये सारे इसमें कार्यक्रम रहने वाले हैं, याद रखने की बात थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के 2.0 के बारे में बात करते हैं। तो फरवरी 2025 में इसका प्रारंभ हुआ। उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो जल स्वावलंबन आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 है। इसके उद्देश्य हम देखते हैं। तो इसके उद्देश्य राज्य में अधिकतम जल संचय, आपके अधिकतम जल संचय, जल संरक्षण और उपलब्ध आपके जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अंधाधुंध ईयर पानी वेस्ट नहीं करना, जल संरक्षण करना, उपलब्ध जल है उस संसाधनों विवेकपूर्ण उपयोग करना, जल संचयन करना, ये सारो यारो आपने उद्देश्य रहेला। कृषकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, मजबूत करना, यह भी एक है। गांवों की पेयजल उपलब्धता करवाना, भूजल स्तर में वृद्धि करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये भी इंपॉर्टेंट अपना रहने वाला है। गाँव में पेयजल उपलब्ध करवाना और भूजल स्तर पर वृद्धि करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये भी अपना रहने वाला है। तो गाँव के क्षेत्रों में, गांव से संबंधित है, ये भी याद रखना है अपने कार्य में। देखिए तो नए एनीकट बनाए जाएंगे, खेत हैं, इसमें तालाब हैं, साथ में मिनी आपके फ्रिक्वेशनल टैंक है, ठीक है, MPT, और सब आपके सरफेस बैरियर्स हैं, SSB का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाएं उनका मरम्मत करना है। तो एनीकट बीजा बनाना है, खेत में तालाब बीजा, मिनी आपके पेराकोलेस टैंक्स हैं, सब सरफेस बैरियर्स हैं, ये सारा बनाना, ये प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मिनी प्रिकॉशनल टैंक क्या है, ये सब सरफेस बैरियर क्या है, ये मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को पता है, लेकिन मैं फालतू में चाचा चौधरी नहीं बन रहा हूँ, ज्ञान कम दे रहा हूँ, काम की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है मैं कोई लाइन में पढ़ रहा हूँ, तो ये बता देता हूँ। मिनी प्रिकॉशनल टैंक ये होती है जैसे कि अपने छोटा तालाब बताया ना, वैसी होती है, ठीक है ना। तो ये एक छोटे से तालाब जिसमें बारिश रो पानी आवे हमने, तो वो जमा होते रहे, और ई प्रोसेसिंग थ्रू पानी धीरे धीरे हमने जमीन के अंदर छोड़ते जावे, रिसाव होते रहे, ठीक है ना। तो ये उनका जो ग्राउंडर वाटर है वो हमने लेवल बढ़ते जावे, ठीक है। और अगर हम बात कर सब सरफेस बैरियर की, तो सब सरफेस हमने बैरियर हो गए कि अंडरग्राउंड हमने दीवार है, एक अंडरग्राउंड दीवार है जो ज़मीन की नीचे पानी को अपने बहाव को रोकती है, ठीक है ना, ताकि पानी ज़्यादातर कहीं ज़मीन में रुकड़ रहे और धीरे धीरे प्रिमेंट हुए, यानी कि रिसाव हुए। क्या हमें समझ आ गया, ठीक है। देखो अब देखो लक्ष्य देखें, तो 11,200 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो 11,200 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का लक्ष्य रहेगा, जिसका वर्षभर आपके विवरण इस प्रकार से रहेगा। विवरण हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 11,200 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख, 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, 11,200 करोड़ रुपए। ये योजना हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, 2.0 के अंतर्गत। अब देखो विवरण देखते हैं। प्रथम कई चरणों में होने वाला है, तो कई चरणों में होने वाले हैं। तो प्रथम चरण में अपने जन हेतु ग्राम है 5135, पूर्णतः की अवधि देख सकते हो 31/3/2026 गई, आने वाली है, अब 4-5 दिन का मामला है। फिर द्वितीय 4746,
जो 30/6/2026, फिर है 5,000 जो है 30/6/2027 तक, फिर है 5119 जो आपके 28 तक होने वाला है। तो ये चयनित आपके टोटल कितने हो गए, 20,000 गाँव हो गए। ठीक है, 20,000 गाँव आपके 5135, 47, 46, 5,000, 5119। ठीक है, तिथि याद हो ना हो चलता है। प्रथम चरण में जून 2025 तक, जून 25 आपके तक 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 1.10 लाख कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। 1.10 का आपके कार्य करना प्रस्तावित है। ठीक है ना, 5 लाख में से 1.10 तो कार्य कर ही लो, 2500 करोड़ रुपए खर्च कर ही दो, कपड़ा मत करियो बस। क्या मत करियो, कपड़ा मत करियो। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना के बारे में पढ़ते हैं। जल स्वावलंबन योजना बढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के जल क्षेत्र, नहीं ठीक है, तो राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना वित्त पोषण है जायका के द्वारा। ये अपनी जापान की कंपनी है जायका। ठीक है, तो जायका के द्वारा वित्त पोषण है इसका। राजस्थान जल क्षेत्र आपके आजीविका सुधार हेतु RWSLIP बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP संचालन विश्व बैंक और एशियाई बैंक के द्वारा। अवसंरचना निवेश बैंक, विश्व बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की सहायता से केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से ये किया जा रहा है। क्या, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। क्या है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP संचालन हमने देख लिया। वर्ल्ड बैंक एंड एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, आपके जल आयोग हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, भारत सरकार के माध्यम से है। रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना RWSRDP। ठीक है, यह परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा 70% आपके वित्तीय पोषित है और 30 आपके राज्य द्वारा है। NDB 70 है और 30 है राज्य के द्वारा। 70 किसका है और 30 किसका है। क्या है, राजस्थान में आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना है। अटल भूजल आपकी योजना, इसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 के रेशियो से होने वाले हैं और 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 वर्ष के लिए ये योजना चलाई गई थी। राजस्थान जल आपके क्षेत्र आजीविका सुधार योजना जायका, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना वर्ल्ड बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, रेगिस्तान आपके क्षेत्र के राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक और राजस्थान वित्त, राज्य वित्त। ठीक है, पोषित है। 70-30 का परसेंटेज रहने वाला है। आपने 50-50 का रेशियो भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में अटल भूजल योजना है, तो यहाँ से इंपोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अब यमुना जल समझौता पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मामला बड़ा लंबा नहीं है। हमने यमुना जल समझौता पढ़ लेते हैं। यमुना जल समझौता 1994 में तहत अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा ताजेवाला हेड अथेनी कुंड बैराज पर मानसून अवधि जुलाई से अक्टूबर में 1917 क्यूसेक 1577 MCM वार्षिक जल राजस्थान की आवंटित किया गया। ठीक है, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एक MOU हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए अनुसार प्रथम चरण में जो अथेनी कुंड बैराज हैं, हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूरी क्षमता 24,000 क्यूसेक का उपयोग करने के बाद राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए जुलाई आपके अक्टूबर माह तक 577 MCM तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से आपके पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, 577 MCM आपके MCM के द्वारा भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। सीकर, चूरू, झुंझुनू और अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति भी की जाएगी। ठीक है, चलिए, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। मुख्यमंत्री के द्वारा 15 जनवरी 2025 को 6 सितंबर 2024 को पीएम के द्वारा प्रारंभ जल संचय जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम था कि आपके उसी क्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा आपके कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया। अगले 4 वर्षों में राज्य की 41 जिलों के लगभग 11,195 ग्राम पंचायतों में 45 भूजल पुनर्भरण संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, भामाशाहों
प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग व कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि CSR फंड के माध्यम से किया जाना है। ठीक है, तो गांव कितने 11,195, 41 जिले, 4 वर्षों में 45,000 भू जल आपके पुनर्भरण। यानी कि उद्देश्य इसका ये रहेगा अपने कि वर्षा जल की हर बूंद का संरक्षण किया जाए और राज्य में भूजल स्तर को बढ़ावा देने हेतु जन भागीदारी के साथ भूजल पुनर्ग्रहण संरचना का निर्माण करना, जन जागरूकता पैदा करने, पानी के उपयोग के बारे में जनता के लिए विचार को बदलना। राजस्थान का वैसे ही बदल उड़ाए थे कि बदलो। ठीक है, जल शक्ति अभियान वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कैच द रन थीम प्रारंभ किया गया था और 2019 से प्रत्येक वर्ष जल शक्ति अभियान हेतु पृथक थीम रखी गई। वर्ष 2025 में जल शक्ति अभियान का थीम जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता केंद्रित है। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान वर्ष 2019 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कैच द रन थीम पर प्रारंभ किया गया। वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष जल शक्ति अभियान हेतु पृथक थीम रखी गई। वर्ष 2025 में जल शक्ति अभियान का थीम जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता अभियान केंद्रित है। अब वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पढ़ेंगे। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 25 जून तक 2025 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था जल संग्रहण और जल संरक्षण आपके को जन जागृति द्वारा जन आंदोलन बनाना। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है, किसान साथी ऐप जब आपने अगस्त 2024 में जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों के लिए एक डिजिटल संचार मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र वास्ते किसान वास्ते और ठीक है, डिजिटल ऐप हो किसान साथी ऐप। बाराबंदी सिंचाई अनुसूची आपके सिंचाई अनुसूची मोबाइल ऐप जल संसाधन विभाग ने NIC गंगानगर के माध्यम से बाराबंदी ऐप विकसित किया है और इस ऐप के माध्यम से किसान सीधे अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी जल आवंटन पर्चियों को देख सकते हैं और अपनी भूमि, सिंचाई की बारी और पानी के छोड़ने के कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है बाराबंदी, यानी कि कद मारे बारी आए ही कद मारो खाड़ो खुर ही। पहले बाका फाड़ने की जरूरत नहीं है, दूजन पूछने की जरूरत नहीं है, फ़ोन मत था डिटेल मिल जी। बाकी ज़्यादा फ़ोन मत रह जियो, किसी विश्वास में रह जोला। अटल नवीनीकरण और शहरी आपके जो परिवर्तन मिशन है अमृत 2.0, ये क्या है 1 अक्टूबर अपने 2021 से भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था और लक्ष्य है अपने 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रावधान है। अब ये नहीं बताया कि पानी खारा आएगा मीठा आएगा, गांव में पहुंच तो चुका है लेकिन ट्यूबवेल वाला खारा ही पहुंच रहा है। देखिएगा, तो हर घर अपने नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना है। पेयजल होगा तो मीठा ही होना चाहिए था ना भाई। अभी तक तो कोई लक्ष्य पूरा होता हुआ मेरे को तो दिखा नहीं है, लेकिन इसकी वित्तीय संरचना है वो अपन देख लेते हैं। 1 लाख से कम है आबादी तो 50% केंद्र का अंश होगा और 50% राज्य का अंश होगा। 1 को 10 लाख है तो 33.33% केंद्र, 66.67% है अपनी राज्य सरकार। 10 लाख से अधिक है तो 25% केंद्र, 75% राज्य। तो बढ़ता जावे, 1 से कम है, 1 को 10 है तो 10 अधिक है तो 50, 33.33 और 50 मान उधर बढ़ती रहेगी। तो याद करना आसान है। ज्ञातव्य की क्या बात है, ध्यान रहने बात है कि राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार हिस्सो आई भी 10% हमने नगर निकाय के द्वारा वहन किया जावेला। तो आ चीज़ हमने पढ़ ली है। अब एक और क्लास लगेगी घंटे भर की, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र है और ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के अलावा पर्यटन है, बुनियादी ढांचो है, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेवा। तो बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।